अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी। 6-7 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का। तो आप इस लेक्चर को जो है ना वो ध्यान से और एंड तक जरूर सुनिएगा। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का भी टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, ठीक है। तो जिसमें भी ये जिस भी सब्जेक्ट का ये सवाल आए तो आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, तो एक्चुअली ये सवाल किस तरह आता है, देखिए ये सारा सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कि रिकॉग्नाइजेशन एक्सप्लेन करें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट को, ठीक है। वो अगर आप एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। ये आपसे बेसिकली इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ तो आप इसकी थ्योरी बताएं, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इसको सारा लिखना है यहाँ तक, थ्योरीज तक, और एट द एंड आपने इसका कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। यहाँ कुछ आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फॉर्म्स बताएं रिकॉग्नाइजेशन की, कि रिकॉग्नाइजेशन की फॉर्म क्या क्या है, ठीक है। तो फिर आपने जो है ना इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह वो सारा कुछ लिख के, ठीक है, यहाँ तक सारा कुछ लिख के, और उसके बाद आपने फॉर्म्स लिख देनी है, और थ्योरीज का आपने एंड पे नाम लिख देना है कि थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन भी ये 2 थ्योरीज है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह सवाल पूछा जाता है। समटाइम ये भी पूछा जाता है कि डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन और डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप वो जो है ना एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे से सवाल आ सकते हैं, हमने इसको जो है ना वो एक ही लेक्चर में आज कवर करना है। एक्चुअली रिकॉग्नाइजेशन होती क्या है, सबसे पहले हम इस मीनिंग को जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, उसको हम रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हाँ जो है ना वो इंडिया एक स्टेट है, वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अमेरिका एक स्टेट है, वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ठीक है। यूके एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो एग्जिस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड वाइड में। तो ये मैं चीज़ जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करें कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग बताया कि रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो या एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टेट का वर्ड आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप किसी स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे हो या किसी स्टेट को एक्नॉलेज कर रहे हो, तो उसको हम रिकॉग्नाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स मीन कि कब ये ज़रूरत पेश आती है किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की। देखिए इस इन सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, तो जब भी कोई नई रियासत बनती है ना, कोई नई स्टेट बनती है, ठीक है, एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं तो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 रियासतें बनी थी, ठीक है, 1947 में। जब ये 2 रियासतें बनी, तो जितनी भी पहले से स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने इनको एक्नॉलेज किया, ठीक है। इन इन रियासतों को पाकिस्तान और इंडिया को एक्सेप्ट किया, ठीक है। किन बेस पे एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी स्टेट को, देखिए जैसे कि हम पहले भी काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एक स्टेट के, एक रियासत के जो है ना वो 4 एलिमेंट्स जब तक होंगे तब तक वो रियासत जो है ना हम उसको कहेंगे कि ये एक रियासत है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है। ऐसे ही हिंदू भी थे, मतलब इंडियन के लोग भी थे, उनकी पॉपुलेशन भी थी, उनकी अपनी गवर्नमेंट भी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना उनकी टेरिटरी भी थी, लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं थी। वो कोई भी डिसीजन करते थे तो उनको जो है ना वो ब्रिटिश से पूछना पड़ता था, ठीक है। तो जब तक आपके वो फोर्स एलिमेंट कंप्लीट नहीं ना हो जाते, तब तक आप किसी स्टेट को स्टेटहुड नहीं कहते, ठीक है। तो वो 4 एलिमेंट कौन से हमने पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस में, हम ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। वो 4 एलिमेंट्स ये थे कि आपके पास जो है ना वो पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप किसी भी जो है ना वो स्टेट के साथ इंडिपेंडेंटली कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके साथ जो है ना वो किसी भी तरह के रिलेशन, कोई ट्रीटी साइन कर सकते हैं, कन्वेंशन में एंटर हो सकते हैं। तो जब तक ये 4 एलिमेंट पूरे नहीं ना होते, तब तक आप किसी स्टेट को स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के पास ये 4 एलिमेंट पूरे थे, ठीक है। पाकिस्तान के पास अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी पॉपुलेशन थी, एक टेरिटरी भी डिफाइन हो चुकी थी कि ये हिस्सा जो है ना वो पाकिस्तान के, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी भी थी, ठीक है। तो जब ये पाकिस्तान एक स्टेट बन गया, तो फिर जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट थी, मतलब जो पहले से स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कि यूके हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, और भी जितनी भी स्टेट थी, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह, ठीक है, ये जितनी भी स्टेट थी, इन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और ये माना कि पाकिस्तान भी एक स्टेट है,
ठीक है, ऐसे ही इन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया और ये माना कि इंडिया भी एक स्टेट है। तो रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब कोई स्टेट नई स्टेट बनती है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट जो स्टेट्स हैं जो पहले से एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, या जो बाद में आने वाली स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान के बाद बनी, ठीक है, तो वो फिर पाकिस्तान को जब उन्होंने बाद वाली कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया तो डैट इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन, और पाकिस्तान ने भी उनको एक्सेप्ट किया, डैट इज़ अ रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल दूं कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। अब रिकॉग्नाइजेशन होती कैसे है? एक स्टेट है पाकिस्तान, एक रियासत थी 1947 में पाकिस्तान, और 1947 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ये दो हिस्से थे पाकिस्तान के, ठीक है, एक हिस्सा 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट हो गया, ठीक है, अब उसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। जब वो बांग्लादेश एग्जिस्ट हुआ तो अब ये क्या था कि पाकिस्तान का पहले हिस्सा था, ठीक है, ऐसे ही जो स्टेट जो हैं वो निकल के मतलब नई स्टेट्स बनती हैं, वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से बनती हैं, जैसे कि पाकिस्तान पहले सब कॉन्टिनेंट में था, ठीक है, इंडिया भी था, तो वहाँ से दो रियासतें निकली, ठीक है, तो एक जब भी कोई स्टेट निकलती है वो किसी स्टेट में से निकलती है, ठीक है, यानी कि पहले से एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है, उसी स्टेट के दो हिस्से होते हैं या उसी स्टेट के तीन हिस्से होते हैं। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो उसके कितने हिस्से हुए, ठीक है, और अब उन रियासतों को भी जो है ना वो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बांग्लादेश की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान का पहले हिस्सा था, ठीक है, ऐसे ही जैसे बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ तो उसकी अपनी पॉपुलेशन हो गई, अपनी टेरिटरी हो गई, अपनी गवर्नमेंट हो गई, और फिर उसके पास अपनी जो है ना वो इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी हो गई, ठीक है। तो जब ये चार चीज़ें उसने पूरी कर ली तो सबसे पहले उसको भारत ने जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया था। अब रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई स्टेट, जब तक किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तब तक वो स्टेट के पास जो है ना वो ऐसा कोई राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट के साथ जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं कायम कर सकती, ठीक है, वो स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटीज़ नहीं साइन कर सकती, ठीक है, वो स्टेट जो है ना दूसरी स्टेट के साथ फॉरेन ट्रेड्स या जो है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक स्टेट जब आपको एक्सेप्ट करती है, आपको एक्नॉलेज करती है, तो तब वो आपके साथ रिलेशन कायम करती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस तो समझ आ गया होगा कि एक स्टेट, जब कोई स्टेट जो है नई स्टेट बनती है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान जो है ना वो 1947 में एक नई रियासत बना था, ठीक है, तो उसको बहुत सी दूसरी रियासतों ने जो कि पहले से एग्जिस्ट थी, ठीक है, पहले से जो है ना वो एक रियासत थी इंडिपेंडेंट, उन्होंने जब इसको एक्सेप्ट किया तो फिर पाकिस्तान भी जो है ना वो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर बना। तो जब डिफरेंट स्टेट आपको एक्सेप्ट करती हैं तो तब आप जाके यूनाइटेड नेशन जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आज के इस वीडियो में हम जो है ना डिस्कस करेंगे। आपको रिकॉग्नाइजेशन का आई होप सो कि समझ लगी होगी आसान अल्फाजों में, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन में बेसिकली वो ही कहते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी को रेटिफाई करते हैं, किसी स्टेट को कंफर्म करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं फॉर समथिंग डन बाय अनदर पर्सन इन वन नेम हैड वन अथॉरिटीज़, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिकॉग्नाइजेशन में आप किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में मतलब कि स्टेट का ही, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को जो है ना वो एक्नॉलेज करती है या एक्सेप्ट करती है, तो डेट्स इज अ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आर्टिकल 304 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर विच इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट कि जब तक कोई न्यू स्टेट जो है ना आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं ना करेंगे, ठीक है, तो वो यूनाइटेड नेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकती, ठीक है। मतलब एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गन का मेंबर बनने के लिए सबसे देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक स्टेट तब तक एक स्टेट नहीं कहलाएगी जब तक उसके 4 एलिमेंट्स पूरे ना हो, ठीक है। 4 एलिमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। एक आज एक स्टेट बनी है, इट डजंट मीन कि वो स्टेट होगी, ठीक है। पहले सबसे पहले उसके एलिमेंट्स देखे जाएंगे, क्या उसके पास अपनी पॉपुलेशन है, क्या उसके पास अपनी टेरिटरी है, क्या उसके पास अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, या क्या वो इंडिपेंडेंटली सोवरेन एज अ सोवरेन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें देखी जाएंगी। जब ये चार चीज़ें फुलफिल होती हैं उसके बाद दूसरी स्टेट जो है ना उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको एक्नॉलेज करती है कि ठीक है अब आपके पास ये चार चीज़ें पूरी हैं, ठीक है, तो अब आप हमारे साथ जो है ना वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हैं, अब आप हमारे साथ ट्रीटीज साइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ जो है ना अब जो है ना वो आप कन्वेंशन में पार्ट ले सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद जो है ना वो एक स्टेट, एक रियासत जो है ना एक रियासत बनती है, ठीक है। तो तभी जो है ना वो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं जब आपको स्टेट्स जो डिफरेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। प्रोफेसर जीएस बेसिकली कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज एन एक्सपेंडिंग प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एंटिटीज विच एज एक्सेप्ट ईच अदर। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप जो है ना वो बेस्ट प्रोसेस है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ का, जब एक स्टेट जो है ना वो एक
सोवरेन स्टेट जो है ना वो दूसरी सोवरेन स्टेट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट आर प्रिपेयर टू मेंटेन एंड पॉसिबिलिटी एक्सटेंड टू स्कोप ऑफ लीगल रिलेशंस, ठीक है। ऐसे अगर हम प्रोफेसर ओपनहेम को डिस्कस करें तो ये कहते हैं कि इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी द एग्जिस्टिंग स्टेट डिक्लेयर दैट इन द ओपिनियन न्यू स्टेट फुलफिल देयर कंडीशन ऑफ स्टेटहुड। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो जब न्यू स्टेट जो है जब वो फुलफिल करती है स्टेटहुड के कंडीशंस। अब स्टेटहुड के कंडीशन कौन कौन से हैं, वही 4, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट के, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये 4 चीज़ें पूरी नहीं होंगी, पॉपुलेशन, एक रियासत की अपनी पॉपुलेशन नहीं होगी, अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी, अपनी टेरिटरी नहीं होगी, और सबसे मेन पिलर इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी नहीं होगी, तब तक आप उसको जो है ना वो स्टेटहुड नहीं कह सकते, ठीक है। तो जब एक रियासत जो है वो स्टेटहुड की कंडीशन फुलफिल कर लेती है तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो है ना वो इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी का वो स्टेट भी जो है ना वो मेंबर बन जाती है, ठीक है। और फिर उसके राइट्स और ड्यूटीज़ मिलते हैं। देखिए जब तक एक स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं ना किया गया, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को, या अफगानिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, तो फिर वो इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है, एज सच, सही है। डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉरेन जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर फैनवी को डिस्कस करें तो रिकॉग्नाइजेशन द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट जो होती है, द न्यू स्टेट हैज़ एक्वायर्ड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, ठीक है। तब तक जो है ना वो एक न्यू स्टेट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक्वायर नहीं करेगी जब तक जो है ना वो फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ना हो जाए, यानी कि जो दूसरी स्टेट्स हैं वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर लें, तब तक वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक्वायर नहीं करेगी। और आपको पता है कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जब एक स्टेट एक्वायर कर लेती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो फिर उस स्टेट के अपने राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। अब असेंशियल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, मैं बार बार जिन चीज़ों का डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो आप स्टेट किसी भी स्टेट को जो है ना वो दूसरी स्टेट जो है ना वो रिकॉग्नाइज करती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द मोंटीवीडो कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन भी इसको कहते हैं 1939, डिफाइन दैट कि एक स्टेट को स्टेट बनने के लिए ये 4 एलिमेंट्स, ये 4 एसेंशियल जो है ना वो रिक्वायर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये 4 एसेंशियल है, जिसमें सबसे पहले तो ये एक परमानेंट पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने पहले बात की कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर टेरिटरी में गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ दैट एंटिटी शुड हैव अ कैपेसिटी, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ रिलेशन विद अदर स्टेट, यानी कि इसमें क्लियर कट जो है ना वो इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी की बात हुई है कि अगर एक स्टेट सोवरन होगी तो ही उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो जो है ना वो किसी भी दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, ट्रीटी साइन कर सके, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स पूरे होंगे तब एक जो है ना वो रियासत जो है ना वो किसी स्टेट जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट सबसे पहले फुलफिल करेगी स्टेट, उसके बाद दूसरी स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, तब उस स्टेट को जो है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है ना वो एज अ मेंबर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब लीगल इफेक्ट क्या होते हैं जब एक स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बांग्लादेश की एग्जांपल दूँ तो 1971 में जो है ना बांग्लादेश सेपरेट हो गया, एक स्टेट बन गई, ठीक है। अब जब इस उसको डिफरेंट स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया तो फिर उसके क्या इफेक्ट हुए? पहले तो ये था कि 6-7 मंथ तक उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, ठीक है। जब 6-7 मंथ के बाद उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया तो फिर क्या हुआ कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकती है दूसरी स्टेट के साथ, वो किसी स्टेट के साथ ट्रीटी साइन कर सकती है, ठीक है। वो एबल है, अब वो उसके पास राइट है कि वो अपने अपने राइट्स इंजॉय करे, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, ठीक है, अपनी रियासत को प्रोटेक्ट करे, किसी दूसरे स्टेट के साथ जो है ना वो ट्रेड करे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, ठीक है। कैन अंडरगो स्टेट सक्सेशन, वो दूसरी रियासत मतलब अपनी रियासत में से किसी दूसरे हिस्से को भी जो है ना वो सेपरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। अब पाकिस्तान ने स्टेट सक्सेशन की, यानी कि एक अपने हिस्सा जो है ना वो सेपरेट कर दिया, ठीक है, और वो हिस्सा जो है ना वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो ये स्टेट सक्सेशन होती है कि उसके पास राइट है कि वो एक और रियासत भी बना सकते हैं बांग्लादेश, ठीक है। अब वो अनदर थिंग इज के राइट टू सू, वो सू कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसको सू भी किया जा सकता है। देखिए जब तक कोई स्टेट जो है ना वो रिकॉग्नाइज ही ना होती वो इतनी जल्दी सू नहीं कर सकती। नो डाउट कि उसके पास कुछ ना कुछ राइट्स
और ड्यूटीज़ होते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो उसका क्लियर कट आर्टिकल है कि जो स्टेट जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं भी हैं वो भी अपना डिस्प्यूट जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा सू नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इतने राइट्स नहीं होते जब तक एक जो है ना वो स्टेट जो है ना वो मेंबर ना बन जाए यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो ना उसको सू किया जा सकता है ना, बेसिकली जब एक स्टेट जो है ना वो रिकॉग्नाइज होती है तभी जो है ना वो सू कर सकती है, यानी कि वो अपना केस जो है ना वो लेके जा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और उसको सू भी किया जा सकता है। अब ये है कि जब एक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसका वो मेंबर बन जाती है और एक लीगल पर्सनैलिटी जो है ना वो बन जाती है। ये चीज़ें हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है। अब अगर हम इसकी थ्योरीज की बात करें कि थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिकॉग्नाइजेशन का ये कौन से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इसके रिगार्डिंग दो थ्योरीज हैं, एक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है और एक डेक्लरेटिव थ्योरी है, ठीक है। जो सबसे पहली थ्योरी हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर कट सवाल आएगा कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डेक्लरेटिव थ्योरी को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो फिर आपने ये थ्योरीज लिखनी है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट है यानी कि जिन जूरिस्ट ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है वो ओपनहेम, हेगल और एंजेलोटी, ये बेसिकली 3 जूरिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को जो है ना एक्सप्लेन किया है। ये कहते हैं कि एक स्टेट जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट बनी, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश की, ये कहते हैं कि एक स्टेट यानी कि बांग्लादेश एक स्टेट बनी, ठीक है, वो तभी जो है ना वो एक स्टेट कहलाएगी जब एग्जिस्टिंग स्टेट जो है ना उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। अगर एग्जिस्टिंग स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये क्लियर कट ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि एग्जिस्टिंग स्टेट जब उसको रिकॉग्नाइज करेंगी तभी उसके जो है ना वो राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे। अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो फिर उसके ना तो कोई राइट्स होंगे उस स्टेट के, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन होगी, ठीक है। चाहे वो स्टेटहुड के एलिमेंट फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। स्टेटहुड के एलिमेंट कौन कौन से थे? वो 4 एलिमेंट्स जो कि हमने पढ़े थे, ठीक है। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर ये 4 एलिमेंट्स स्टेट के हैं भी, ठीक है, तब भी जो दूसरी स्टेट्स हैं जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। अगर तो उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो उसके ना तो कोई राइट्स हैं ना कोई ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। इट्स रिकॉग्नाइज बाय एग्जिस्टिंग स्टेट एज अ सॉवरेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ इट डज नॉट गेट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पर्सन अनलेस द रिकॉग्नाइजेशन बाय एग्जिस्टिंग स्टेट। तो उस स्टेट को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हम नहीं कंसीडर करेंगे जब तक कि एग्जिस्टिंग स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर ले, और जब तक एग्जिस्टिंग स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी तो ना ही उसके कोई राइट्स होंगे ना कोई उसके ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है और इसके ये जो है ना वो मेन एक्सपोनेंट है, यानी कि ये जूरिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया इस बेस पे कि अगर कोई स्टेट जो कि स्टेटहुड के एलिमेंट्स पूरे कर रही है, ठीक है, तो जब तक उसको जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो ना ही उसके कोई राइट्स होंगे ना कोई ड्यूटीज़ होंगी ना ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है। तो फिर वो स्टेट क्या करेगी, ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस का फ़ायदा है क्या फिर, ठीक है। तो इस बेस पे इसको क्रिटिसाइज किया गया। जारी बात है एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसके 4 एलिमेंट्स भी पूरे हैं, ठीक है, यानी कि उसके पास अपनी टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी भी है, ठीक है, लेकिन किसी स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर उसको हम राइट्स उसके राइट्स नहीं देंगे, हम उसको उसकी ड्यूटीज़ नहीं देंगे, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होंगी इंटरनेशनल लॉ की तरफ से। तो ये इस थ्योरी को इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया। और दूसरा इसको ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसने बोला है कि एग्जिस्टिंग स्टेट यानी कि जो स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी वही सिर्फ उसको रिकॉग्नाइजेशन देंगी, तो जो बाद में स्टेट बनेगी क्या वो इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे सकती, ठीक है। मतलब बाद में भी तो स्टेट बनेंगी 1970 के बाद या 1947 में अगर पाकिस्तान बना तो उसके बाद बहुत सी स्टेट्स जो है ना वो एग्जिस्ट में आई, ठीक है, उन्होंने भी पाकिस्तान को बाद में रिकॉग्नाइज किया यानी कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, ठीक है, पाकिस्तान ने भी उनको एक्सेप्ट किया। तो क्या जो बाद में आने वाली स्टेट्स हैं, ठीक है, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगी। तो इस बेस पे भी इस थ्योरी को जो है ना वो जो है ना वो क्रिटिसाइज किया गया कि ये थोड़ी सी जो है ना वो कंफ्यूजिंग थ्योरी है, ठीक है, और जो क्लियरली जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं करती है। उसके बाद डिक्लेरेटिव थ्योरी, ये बेसिकली दूसरी थ्योरी है, ठीक है, जिसके मेन एक्सपोनेंट जो है ना वो विंगर और फिशर और ब्रियली, ये जो बेसिकली जो है ना वो मेन जूरिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जो है ना इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द मोंटेविडो कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ 1933, ठीक है, इसको कन्वेंशन भी कहते हैं, इसमें बेसिकली क्लियर कट लिखा गया था और यही थ्योरी जो है ना वो यही आर्टिकल जो है ना इसी थ्योरी पे बेस करता है। ये थ्योरी कहती है कि अगर एक स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट्स पूरे कर रही है, यानी कि उसके पास अपनी पॉपुलेशन है, अपनी टेरिटरी है, गवर्नमेंट अपनी है, सोवरेनिटी अपनी है, तो वो स्टेट अगर उस स्टेट को किसी ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया, ठीक है,
रिकॉग्नाइजेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, वो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो वो स्टेट जो है ना उसके पास अपने राइट्स और ड्यूटीज़ कंफर्म हो जाएंगी, यानी कि एक स्टेट के पास अगर 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरी स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करती तो तब भी उसके राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे, उसकी ऑब्लिगेशन होंगी। वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसे ही काम, ऐसे ही वर्क करेगी जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टेट काम कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, बस ये ऐसे एक्नॉलेजमेंट है, रिकॉग्नाइज कर लें दूसरी स्टेट्स, रिकोगनाइज कर लें दूसरी स्टेट्स, ठीक है, एज अ फॉर्मल प्रोसेस के लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर तो वो उसको एक्नॉलेज करें तो ठीक है, नहीं एक्नॉलेज करना चाहते तो नहीं करें, ठीक है, लेकिन उसके राइट्स और ड्यूटीज एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ये कंप्लीट कंट्राडिक्ट करती थी, इसके उल्ट थ्योरी थी, ठीक है। इन सिंपली के ये थ्योरी कहती है, मैं फिर से बता दूंगी, ये थ्योरी कहती है कि जब स्टेट के 4 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो वो स्टेट जो है ना, हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, ठीक है। और उसको रिकॉग्नाइज कोई ना भी करे या करे भी, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है बस, रिकॉग्नाइजेशन, उसके राइट्स और ड्यूटीज सभी से बन जाएंगी जब उसके 4 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये बेसिकली जो है ना वो एक स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसकी जो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। और ये नहीं बता रही कि क्या हर स्टेट को उसके राइट्स और ओब्लिगेशन दिए जाएंगे। अगर कोई स्टेट जो है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कोई ऐसी स्टेट है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी पॉपुलेशन, टेरिटरी या गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी रख रही है, तो क्या हम उसको एक्नॉलेजमेंट कर देंगे, उसके राइट्स और ड्यूटीज़ भी हो जाएंगे, क्या हम उसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी में भी जगह दे देंगे। तो ये इसको भी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया गया इस बेस पे। उसके बाद फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन